दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई या किस वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत या परिकल्पना दिया उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आटो रिमट ने धूर परिकल्पना और लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना और लार्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें बनता है जो लार्ज लेमेंटियर का बिग बैंग सिद्धांत, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज दोबारा भी इसका रिवीजन हम करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा अपने सिद्धांत में, तो इन्होंने इनके बारे में फिर कुछ जानकारी पहले हमें मिल जाती है या क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि जॉर्ज लेमेंटियर कहाँ के रहने वाले थे। तो हमारा आंसर क्या होगा कि बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो लार्ज लेमेंटियर बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, तो बिग बैंग सिद्धांत दिया। और ये किस पर आधारित था, ये सिद्धांत किस पर आधारित था, तो ये महाविस्फोट के सिद्धांत पर आधारित था, महाविस्फोट पर आधारित था। और इनके अनुसार यानी लार्ज लेमेंटियर के अनुसार लगभग कितने अरब वर्ष पहले खगोलीय पिंड अर्थात तारे, ग्रह और गैलेक्सी, धूमकेतु भी एक सघन पिंड के रूप में थे। तो 15 अरब वर्ष पहले यानी सारे खगोलीय पिंड और तारे या गैलेक्सी एक धूमकेतु और यानी जितने भी थे ग्रह, गैलेक्सी, धूमकेतु क्या थे, एक सघन पिंड के रूप में थे। और कुछ कालक्रम में इस घटना सघन पिंड में एक महाविस्फोट हुआ। यानी कुछ ही कालक्रम में क्या हुआ कि जो सघन पिंड था उसमें एक महाविस्फोट हुआ और यह सघन पिंड क्या हुआ, अनेक ब्रह्मांडीय पदार्थों के रूप में दूर दूर छिटक गए। और जिसे हम गैलेक्सियों के रूप में देखते हैं। और आज भी गैलेक्सी क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी जितनी भी गैलेक्सियां हैं क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और इसी कारण से आज भी ब्रह्मांड का क्या होता है, विस्तार हो रहा है, ना कि संकुचन हो रहा था। यानी जो गैलेक्सियां हैं वो एक दूसरे से दूरी बना रही हैं, इसीलिए जो है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और संकुचन नहीं हो रहा है इसीलिए। और गैलेक्सी, अब यहाँ पर जो गैलेक्सी आई, गैलेक्सी के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो गैलेक्सी का मतलब क्या होता है कि महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड कई गैलेक्सियों में विभक्त हो गया। महाविस्फोट के बाद में क्या हुआ कि जो ब्रह्मांड था यानी जो पिंड था वो कई गैलेक्सियों में विभक्त हो गया। और एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरबों तारे के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी किसे कहते हैं, तो किसी एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले अरबों तारे के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सियां हैं। यानी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं, तो 100 अरब गैलेक्सियां हैं। और एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं, तो 100 अरब तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं लगभग, तो 100 अरब तारे होते हैं। और गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहते हैं, तो बल्ज कहते हैं। गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। बल्ज में तारों का घनत्व अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहते हैं, तो बल्ज कहते हैं। बल्ज में तारों का घनत्व क्या होता है, अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तारे एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। किस कारण से जो है गैलेक्सी के केंद्र में जो है बल्ज में तारों का घनत्व बहुत अधिक होता है, तो यह एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। इसके कारण केंद्र से बाहर की ओर जाने पर तारों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है तथा घनत्व भी कम होता जाता है या कम हो जाता है। जब हम किसी गैलेक्सी के केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो उनके क्या होगा, तारों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उनका घनत्व कम होता चला जाएगा। फिर आकाशगंगा या मंदाकिनी या मिल्की वे क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ब्रह्मांड के 100 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी आकाशगंगा है। हमारा सूर्य अर्थात सौरमंडल का मुखिया जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। यानी कितने ग्रहों के साथ में आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, तो 8 ग्रहों के साथ में आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। और सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि सूर्य कितने वर्षों में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, तो 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। चंद्रमा रहित आसमान में रात में सफ़ेद रंग की धुंधली सी चादर की एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है।
जो आकाशगंगा की ही कोई एक भुजा है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा के पास स्थित सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम क्या है, तो एंड्रोमेडा। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी का नाम क्या है, तो एंड्रोमेडा है। और ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला के बारे में जानेंगे तो ओरियन नेबुला है क्या, तो आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह। ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह जो है उसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। साइरस या डार्क स्टार क्या है, तो सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा, परंतु यह रात में सूर्य की अनुपस्थिति में देखा जा सकने वाला तारा है, जिसे हम साइरस या डार्क स्टार कहते हैं। यानी सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा जो है उसी को हम क्या कहते हैं, साइरस या डार्क स्टार कहते हैं। सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा है। यानी सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड क्या है, तो चंद्रमा है। और तथा चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड क्या है, तो शुक्र है। यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है कि सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड चंद्रमा और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड शुक्र। उसके बाद में तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका कारण ये है कि तारा के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, परंतु ग्रह किसी तारे से ऊष्मा एवं प्रकाश ग्रहण करते हैं। यानी जो तारा होता है उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो किसी तारे से ऊष्मा ग्रहण करते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है और ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मापक जो है प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी यानी 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर प्रति सेकंड, या कह सकते हैं 9.46 गुणे 10 के घाते 15 जो है मीटर, यहाँ से मीटर दूरी इसकी जो है। और सबसे पहले 1600 यहाँ से क्वेश्चन आगे फिर बन रहा है कि सबसे पहले 1609 ईस्वी में किसने तारों का अध्ययन किया था और किसकी सहायता से किया था, तो 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से रात में तारों का अध्ययन किया था। और गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से ऐसे कई तारों की खोज की जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे। यानी बहुत सारे तारे इस प्रकार से हैं जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसका भी खोज गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से किया था। फिर तारा क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो तारों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है। इनके ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन होता है तथा ये तारों का ईंधन होता है। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है और नाभिकीय संलयन की क्रिया में उत्पन्न यही ऊर्जा तारों के ऊष्मा एवं प्रकाश के स्रोत होते हैं। यानी जो नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी ऊष्मा या ऊर्जा के कारण तारों में प्रकाश या ऊष्मा होती है। फिर किसी भी तारे का हाइड्रोजन एक समय ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगा तथा नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाएगी तथा तारा अपना ऊष्मा एवं प्रकाश खो देगा तथा ठंडा हो जाएगा। अतः तारों का जीवन एक निश्चित अवधि का होता है। तारों के आकार और जीवन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात बड़ा तारा का जीवन अवधि कम तथा छोटा तारा का जीवन अवधि अधिक होता है। जितना बड़ा तारा होगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होगी और जितना छोटा तारा होगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही बड़ी होगी। किसी तारे के जीवन की प्रारंभिक अवस्था में उसमें हाइड्रोजन अपार मात्रा में रहता है, जिसके कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया के तहत ऊष्मा एवं प्रकाश भी अपार मात्रा में उत्सर्जित होता रहता है। परंतु कालक्रम में हाइड्रोजन का मात्रा घटता चला जाता है और तारा का रंग भी बदलता चला जाता है और तारा का तापमान भी कम होता चला जाता है। प्रारंभिक अवस्था में तारे का जो रंग होता है वो नीला और सफ़ेद होता है और जब मृत अवस्था होती है तो उसका पीला या लाल अवस्था में आ जाता है। तारा का रंग ऊष्मा का परिचय देता है। यानी जिस प्रकार का तारा का रंग होगा उसी प्रकार से उसकी अवस्था की पहचान होगी। लाल तारा जो है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जब किसी तारे का ऊष्मा समाप्त हो जाता है तो वो लाल हो जाता है और उसे लाल तारा या रेड जायंट कहते हैं।
और लाल तारा का बाहरी सतह फैलता रहता है तथा एक समय ऐसा आता है कि विस्फोट हो जाता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। लाल तारा में सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुणा से कम होता है तो वो हुल ड्वार्फ अर्थात श्वेतमान तारा एक ठंडा तारा होता है, परंतु कालक्रम में यह अत्यधिक ठंडा होने पर ब्लैक ड्वार्फ तारा बन जाता है, परंतु 1.44 से अधिक होने पर वह न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा की विशेषता क्या होती है? तो न्यूट्रॉन तारा धीरे धीरे सिकुड़ता चला आता है, अर्थात तारे का पूरा द्रव्यमान और घनत्व एक बिंदु पर आकर ठहर जाता है, जिसके कारण इसका घनत्व असीमित हो जाता है तथा गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि अपना पूरा द्रव्यमान अपने अंदर समेट लेता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता, अतः इसी कारण इसका रंग काला होता है और इसे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर कहते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगला टॉपिक लेकर के। तो यदि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा कंपटीशन की हर एक वीडियो और उसके साथ साथ में जो बाहरी वातावरण के नॉलेज के लिए जो है आप लोगों को अधिक से अधिक वीडियो मिलती रहे, जिसके लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।